हर किसी में कोई ना कोई बुरी आदत होती है, लेकिन उनमें से कुछ आदतें रोजमर्रा के कामों को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना देती हैं और उन्हीं की वजह से हम कितनी ही चीजें गलत तरीके से करते हैं, हमें उनका एहसास भी नहीं हो पाता। स्टिकी नोट्स को खींचने से लेकर आपका फोन चार्जिंग पर लगाने तक और इवन बाथरूम यूज करने के तरीके तक। तो भाई अब जान ही लेना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीजें गलत ढंग से करते हैं। नहाने के नुकसान। ओके, तो आपने अलार्म का स्नूज बटन 4 या 5 या 20 बार दबा दिया है, लेकिन आखिर आप उठ ही गए, शाबाश। हालांकि दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए आपको कोई भी चीज इतना तैयार नहीं करती जितना कि गर्म पानी में शावर लेना। लेकिन भाई जरा एक सेकंड के लिए अपना साबुन थाम लो, क्योंकि गर्म पानी के नीचे बहुत ही अधिक समय बिताना असल में आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। बार बार शावर लेने से आपकी स्किन में मौजूद कुछ ऑयल्स और अच्छे बैक्टीरियाज धुल कर निकल सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे स्किन ड्राई हो जाती है और फटने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के मुताबिक बार बार शावर लेने से सीरियस स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एक्जिमा। इसलिए भाई इस भयंकर खुजली से बचने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि हफ्ते में शावर लेने के दिन कम से कम कर दीजिए। लेकिन अगर आप रोज नहाने के बिना नहीं रह सकते तो भाई अपनी बॉडी के अहम खास हिस्सों को स्क्रब करते रहिए। डियो कब लगाना है? एक बार जब आप साफ सुथरे हो जाते हैं तो आप एंटी परस्पिरेंट उठाते हैं, लेकिन रुक जाओ भाई, क्या आपको वो डिओड्रेंट अभी लगाना चाहिए? क्योंकि यदि आप एंटी परस्पिरेंट डिओड्रेंट के लेबल पर नजर डालेंगे तो उस पर लिखा होगा कि इसे रात को सोने से ठीक पहले लगाना चाहिए। यार ये कैसे हो सकता है? वेल, ऐसा इसलिए कि आप रात में कम एक्टिव होते हैं, इसलिए पसीना कम आता है। इसलिए आपके स्किन एंटी परस्पिरेंट के एक्टिव एल्यूमिनियम बेस्ड इंग्रेडिएंट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। ये रात में अंदर उतरकर पसीने के डक्ट्स को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा एक्टिव इंग्रेडिएंट आमतौर पर लगभग 24 घंटे तक चलेगा, इसलिए इसका असर सुबह तक खत्म नहीं होता है। तो भाई अब आपको इस प्रॉब्लम पर ज्यादा पसीना नहीं बहाना है। बनाना बोनांजा। चलो भाई, सारे हाइजीन के बाद अब ब्रेकफास्ट का टाइम है। दिन की शुरुआत करने के लिए केला एक परफेक्ट चीज होती है, लेकिन अगर इसकी स्टेम नरम पड़ गई या ये ऊपर से पिलपिला हो गया तो ये आपकी सुबह भी खराब कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको स्टेम पर से छीलना सही तरीका नहीं है तो भाई बंदरों से ज्यादा केले के बारे में और कोई नहीं जानता, और इनके अनुसार इस पीले और डिलीशियस फ्रूट को दूसरी तरफ से छीलना ज्यादा आसान होता है। बस आप सिर्फ ब्राउन स्टफ को दबाइए और छिलका खुल जाएगा, और बस फिर छिलका उतारते जाएं। और ऐसे छीलना आसान तो है ही, साथ में फायदा ये भी है कि इससे केले के सारे रेशे भी निकल जाएंगे जो अक्सर फल पर चिपके रह जाते हैं। तो दोस्त, अब आप अपनी मेहनत के फल को एंजॉय कर सकते हैं। टूथपेस्ट की परेशानी। आप अपने दांतों को ब्रश चाहे नाश्ता करने से पहले करते हो या बाद में, लेकिन इस बात के चांस अच्छे खासे हैं कि आप उसे गलत तरीके से ही करते हो। भाई बात यह है कि सालों से एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है कि आपको टूथपेस्ट के लंबे लंबे लेयर्स को निकालकर टूथब्रश पर डालना चाहिए ताकि कैविटी ना हो, लेकिन ये बात सच नहीं है। एडवर्टाइजमेंट्स में पेस्ट के इतने लंबे रिबन इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और आप ज्यादा टूथपेस्ट यूज करें। लेकिन सच्चाई ये है मेरे भाई कि अगर आप एक मूंगफली के दाने जितना पेस्ट भी लेंगे तो वो आपके दांतों को चमकाने के लिए काफी है। यार आपका तो पता नहीं, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कि मैं सांस भी सही तरीके से ले रहा हूँ या नहीं। लेकिन मुझे एक चीज तो मालूम है जो सब सही ढंग से करते हैं, और वो ये है नीचे दिए हुए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाने का काम। तो चलो देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें आप रोज गलत कर रहे हैं। तय करना मुश्किल। नाश्ता कर लिया और फ्रेश हो गए, चलिए कुछ घर के काम करें। सबसे पहले लॉन्ड्री से कपड़े निकाल कर जमाते हैं। यार ये काम तो सिंपल है, लेकिन इसमें घंटों लग जाते हैं। सही कपड़े खींच के निकालना, फिर उन्हें ड्रावर्स में ठूंसना, इससे गलत जगह क्रीज अलग बन जाते हैं। यार अपने क्लोसेट को किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के शेल्फ जैसा नीट एंड क्लीन भी तो नहीं करके जमा सकते। लेकिन फिक्र मत करो दोस्त, ऐसा हो सकता है, और एक शर्ट को परफेक्ट फोल्ड करने में सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं। क्या ये आपको किसी तरह का जादू टोना लगा? तो चलिए इसको धीरे धीरे देखकर समझते हैं। सबसे पहले तो आप शर्ट को फ्लैट करके बिछा दीजिए और बीच में इसकी सीम के बगल से पिंच करके पकड़ लीजिए अपने दाहिने हाथ से। फिर कॉलर के पास वाले पॉइंट को अपने बाएं हाथ से पकड़िए। पिंच को पकड़े हुए बाएं हाथ को दाएं के ऊपर फोल्ड कर दीजिए ताकि कॉलर सेक्शन अब शर्ट के बॉटम से मिल जाए। अब उस सेक्शन को भी बाएं हाथ से पिंच कर दीजिए। फिर शर्ट को थोड़ा सा उठाकर अपने सीधे हाथ को उसमें से खींच लीजिए। अब आप इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ शेक कीजिए और नीचे बिछाइए, और लीजिए हो गया। कितना फास्ट और फैंसी शर्ट फोल्ड हुआ है। इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आपने इसे सीख लिया तो भाई लॉन्ड्री को आप चुटकियों में जमा सकते हैं। फ्रिज का रहस्य।
काम की लिस्ट में अगला है किराने का सामान जमाने में मदद करना, जिसमें ताज़े अंडों का एक कार्टन शामिल है। लेकिन अगर आप उन्हें अपने फ्रिज डोर के एग कंपार्टमेंट में रखने की सोच रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ बुरी खबर है। अंडों को फ्रेश बनाए रखने के लिए 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए। लेकिन भाई, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा तो असल में फ्रिज का सबसे गर्म पार्ट होता है, और दरवाजे को सारे दिन खोलते और बंद करते रहने से अंडे गर्म और ठंडे टेम्परेचर के बदलाव से एक्सपोज होते रहते हैं। इससे उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग बात तो यह है कि आप दूध को भी डोर में नहीं रख सकते, जबकि ये उसके लिए परफेक्ट जगह है। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से अंडों की तरह दूध भी बहुत जल्दी खराब हो सकता है। So damn hot. Milk was a bad choice. तो भाई, अगर रेफ्रिजरेटेड बास्केट में नहीं रख सकते तो सारे अंडों और दूध को कहाँ रखना चाहिए? एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इस तरह के जल्दी खराब होने वाले फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर की मेन बॉडी के पिछले हिस्से में रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ठंडा होता है और वहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी कम होता है। हो गया ना अंडे का फंडा। केचप का मामला, अब क्योंकि आपके फ्रिज डोर में जगह है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे अचार और केचप जैसे कंडीमेंट्स इसमें ठूंस दें। हाँ, ये जरूर है कि कुछ नेचुरली प्रिजर्व किए हुए कंडीमेंट जैसे कि जैम या सॉस जरूर वहां पर रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन केचप का क्या करेंगे भाई? कुछ लोगों की आदत होती है इसे हमेशा फ्रिज में रखने की, लेकिन यार असल में इसे वहां रखने का कोई मतलब ही नहीं है। कमर्शियली बने केचप में आमतौर पर टमाटर, चीनी और सिरका होता है, जो सॉस को एक खास लेवल की एसिडिटी देता है, और इसी की वजह से ये कंडीमेंट रूप में टेम्परेचर की कंडीशन में भी ठीक ठाक रहता है और खाने के लिए सेफ भी रहता है, भले इसे रेफ्रिजरेट ना किया गया हो। मतलब आप अपने फ्रिज की कीमती जगह को किसी ऐसी चीज के लिए रख सकते हैं जिसकी उसको जरूरत है। हाँ, ये बात और है कि आप उन लोगों में से हैं जिनको केचप चिल करने में मजा आता है। यार, मुझे तो गर्म खाने पर ठंडा केचप खाने से मुंह में बहुत गंदा लगता है। हालांकि इस बात पर तीसरा विषय तो छिड़ सकता है, लेकिन फिर भी मुझे नीचे कमेंट करके बताएं दोस्त कि आप अपना केचप कहाँ स्टोर करते हो। गंदी बातों को क्रॉस करना, ये एक और रोजमर्रा का काम है। अपनी टू डू लिस्ट से पूरे हुए काम को काटना। हालांकि किसी चीज को काटना बड़ा सेटिस्फाइंग होता है, लेकिन ये ओरिजिनल वर्ड्स को पूरी तरह छुपा नहीं पाता। सोचो, अगर वो कोई सीक्रेट बात लिखी हो, कुछ पर्सनल हो या कुछ शर्मनाक, तो क्या होगा? जैसे कि पार्किंग फाइन भरना है, नया अंडरवेयर खरीदना है या नया लोगन पॉल वीडियो देखना है। ठीक है, आप उन वर्ड्स के ऊपर एकदम गहरे तरीके से चितर सकते हैं या फिर व्हाइटनर लगा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा तरीका भी है जिससे आप अपनी सीक्रेट्स छिपा सकते हैं। तो यार, अगर इरेज करना हो तो स्ट्रेट लाइंस के काटने के बजाय आप उन वर्ड्स के ऊपर रैंडम लेटर्स चितर दीजिए। इन जम्बल लेटर्स की वजह से ओरिजिनल वर्ड्स देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, पढ़ना तो दूर की बात है। तो भाई, आपके मन की बातें या आपके गहरे और काले राज अब और कोई नहीं जान सकता। स्टिकी नोट स्नैग। ओ वेट, आपको अचानक याद आया कि आपको आज एक और काम करना था, तो आप फटाफट लिखने के लिए एक स्टिकी नोट उठा लीजिए। लेकिन जब आप इसे पील करके निकालते हैं और दीवार पर चिपकाते हैं तो ये मुड़कर गिर जाता है। हम में से अधिकांश लोग यही समझ बैठते हैं कि ये पोस्ट इट नोट्स की कमजोरी है, लेकिन हकीकत ये है भाई कि आप हमेशा ही इसे गलत तरीके से यूज करते आए हैं। जब आप नोट्स को नीचे से ऊपर की ओर पील करते हैं तो स्टिकी लाइन पेपर को उस डायरेक्शन में मोड़ देती है जिस तरफ वो खींचा गया है, और आपका मेमो मुड़ जाता है। लेकिन अगर आप किसी पोस्ट इट को साइड से पील करते हैं या उसे ऊपर से सीधे नीचे खींच लेते हैं तो ये नोट्स बिल्कुल सीधे रहेंगे। तो भाई, फाइनली आपके मेमोज अब बचे रहेंगे और नोट्स टेबल के पीछे नहीं गिरेंगे। बॉबी पिन की प्रॉब्लम। अब यदि आपके लंबे चमकदार बाल हैं तो आपने बॉबी पिन जरूर यूज की होंगी ताकि घर के काम करते समय आपकी आंखों पर बाल की लटें ना आ जाएं। लेकिन आप में से बहुत से लोग पाएंगे कि ये छोटी हेयर ग्रिप्स जितनी ज्यादा लगती हैं उतनी ही जल्दी फिसल कर निकल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? वेल, ये दिखने में बड़ा ही सिंपल सा है, फिर भी आप इसे गलत तरीके से लगा रहे हैं। भले ही ऐसा लगता है कि इसकी लहरदार साइड को ऊपर की तरफ रखना चाहिए, लेकिन असल में इसे बालों के नीचे से पकड़ने के लिए बनाया गया है। इसलिए जब आप इसे अंदर खिसकाते हैं तो ये साइड नीचे की ओर होना चाहिए और फ्लैट हिस्सा ऊपर की ओर। इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा अपने बालों को बांधने में, और बहुत सारी पिन्स भी बच जाएंगी, जिससे आप ऐसे देखने से बच जाएंगे। भाई यार, इस बंदी ने बालों की लटों के खिलाफ जंग तो जीत ली है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। एक्सरसाइज की दुविधा। चलो भाई, सारे जरूरी काम निपटाने के बाद अब थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ली जाए। ये कुछ भी हो सकती है, रनिंग या फिर जिम में वर्कआउट। लेकिन आप जो भी करें, पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूर कर लेना। आखिर हम में से अधिकतर लोगों को स्कूल के दिनों में यही तो बताया गया ना कि एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग कर लेने से मसल इंजरी नहीं होगी और हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी।
लेकिन भाई ये पूरी तरह से सच नहीं है। स्ट्रेचिंग से निश्चित ही अच्छी फीलिंग आती है और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, लेकिन इस बात का कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि एक्सरसाइज से पहले इसे करने से चोट के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सी स्टडीज से पता चला है कि आर्मी एक्सरसाइज जैसी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से पहले स्ट्रेचिंग करने से चोटों की दर या मसल सोरनेस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ कुछ स्टडीज के दम पर इन फाइंडिंग्स को ठोस फैक्ट्स नहीं माना जा सकता। इसलिए भाई आप एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। हालांकि आपके स्कूल के जमाने में जिम टीचर ने इसे जितना इम्पोर्टेंट बताया था, ये शायद उतना है नहीं। माइक्रोवेव में उथल पुथल, तो भाई बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई। अब भूख लग रही है, इसलिए कुछ बचा हुआ खाना लंच के लिए गर्म करके खा लिया जाए, है ना। आप माइक्रोवेव में कुछ मिनट के लिए अपने फूड को गर्म करते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका फूड किनारों पर से तो एकदम गर्म हो चुका है, लेकिन बीच में पूरा ठंडा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माइक्रोवेव से निकली हुई रेडिएशन बहुत दूर तक नहीं जाता, और अगर आपका फूड बहुत ठोस है तो ये तरंगें केवल लिमिटेड अमाउंट में ही उसमें घुस सकती हैं। ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए फूड को कई बार बाहर निकाल कर स्टर करके ओवन में घुमाते रहते हैं, लेकिन भाई इतना टाइम है किसके पास, नेटफ्लिक्स भी तो देखना है ना। तो भाई बचे हुए फूड को जल्दी से और पूरा गर्म करने के लिए आपको जो करना है वो ये है कि अपने फूड के बीच में एक होल बना दीजिए ताकि ये एक रिंग जैसा बन जाए। इस तरह सब कुछ किनारों पर आकर गर्म हो जाएगा और बीच का हिस्सा ठंडा नहीं रहेगा। और अगर ये एक कटोरे में है तो इसमें बीच में गड्ढा कर दीजिए ताकि ये पूरा गर्म हो जाए। यार अब बासी खाना भी मजेदार हो जाएगा। छत के सीजनल पंखे, जब बाहर ठंड पड़ जाती है तो आप घर को गर्म करने के लिए अपने हीटर पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका पुराना पंखा भी आपके घर को गर्म रख सकता है। ये बात थोड़ी उल्टी लगती है ना। आखिर आप तो भाई अपने पंखे की हवा को गर्मियों में अपना घर ठंडा रखने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें सर्दियों के लिए भी एक फीचर छिपा हुआ है। आमतौर पर छत के पंखे गर्मियों में काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं ताकि इनके ब्लेड्स के एंगल से ये नीचे की तरफ हवा फेंक सके। ये हवा आपकी स्किन पर एक ठंडा इफेक्ट डालती है और आपको कूल लगता है, लेकिन भाई अगर सर्दियों में आप पंखे की डायरेक्शन पलट देंगे तो ये ठंडी हवा को ऊपर खींचने लग जाएगा और जो गर्म हवा रूम की छत के पास इकट्ठी हो गई है उसे नीचे फेंकेगा। और इस छोटे से चेंज से आप अपने हीटिंग बिल में 15% तक की बचत कर सकते हैं। मतलब यार अंदर से भी खुश और बाहर से भी। आपको हेड्स ऑफ, अब आपको काम करने के लिए निकलना है, लेकिन बाहर बहुत ठंड है और आपको टोपी पहन लेना चाहिए। आखिर आपकी माँ और आपके टीचर ने बचपन से आपको बताया था कि आप अपनी बॉडी की अधिकतर हीट अपने सर के रास्ते से खो देते हैं। लेकिन भाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ सर को महंगी टोपियों से ढक लेने से आपकी पूरी बॉडी गर्म रहेगी तो ये बिल्कुल गलत है। सॉरी मम्मी, बट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अनुसार एक इंसान अपनी बॉडी हीट का केवल 7 से 10% ही अपने सिर के जरिए खोता है। शायद ये सारी गलतफहमियां एक पुरानी 1970 की मिलिट्री स्टडी से निकली है। इसके अनुसार आपके शरीर की गर्मी का 45% हिस्सा आपके खुले हुए सर के जरिए निकल जाता है। बदकिस्मती से वो लोग साइंस के तौर तरीके का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिन इंसानों पर वो टेस्ट कर रहे थे उन्होंने पूरा बर्फ का सूट पहना हुआ था और सिर्फ उनके सिर ठंड में एक्सपोज थे। लेकिन उसके बाद साइंस ठिकाने पर आ गई और इसके अनुसार आपके शरीर के किसी भी हिस्से को ठंड से एक्सपोज करने पर आपका बॉडी टेम्परेचर उसी प्रोपोर्शन में कम होगा। इसलिए भाई आपको पूरी बॉडी को वार्म करने का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, बजाय कि सिर्फ सर को ढकने के। पिज्जा सेवर का पर्पस, सब ठीक चल रहा है और दिन बहुत ही अच्छा बीता, तो आपने अपने दोस्तों को बुलाया और एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया। लेकिन जब आप इस चीज से लबालब इस शानदार पिज्जा का बॉक्स खोलते हैं तो आपको एक अजीब सा छोटा प्लास्टिक का गिज्मो दिखाई देता है जो पिज्जा के बीच में लगा है। ये एक नन्ही सी टेबल की तरह दिखता है, लेकिन इस गैजेट को पिज्जा सेवर कहते हैं और ये उस बॉक्स के ढक्कन को पिज्जा में धंस जाने और उसे बर्बाद करने से रोकता है। ये गजब का इन्वेंशन है, लेकिन क्योंकि इसे खाया नहीं जा सकता इसलिए अधिकतर लोग इसे सीधे डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करना भाई, क्योंकि इसका एक और यूज है। ये आपके दोस्तों को आपकी स्लाइस पकड़कर खराब करने से रोकता है। मतलब यार आपके दोस्त बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उन्होंने अपने हाथ कहाँ कहाँ लगाए हैं। किस्मत से अगर आप पिज्जा सेवर के प्रोंग्स को स्लाइड में गाड़ देंगे तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। जब आप उसके पास वाली स्लाइस को निकाल रही होंगे इससे वो गंदी भी नहीं होगी। तो भाई है ना ये पिज्जा बचाने का एक परफेक्ट सॉल्यूशन। बस इसके लिए दोस्तों का होना जरूरी है। शराब के ग्लास का शेप, अब आपको थोड़ा सुरूर चाहिए तो एक वाइन की बोतल को खोलकर उसे पिज्जा के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है ना। अपने वाइन ग्लास में इसे डालने के बाद आपको इस शराब से भरे बेबी को इस बल्ब से पकड़ने में बड़ा मजा आएगा।
अब हालांकि ये बड़ा स्टाइलिश लगता है, लेकिन आपको सिप लगाते समय इसको ऐसे बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। इसके बजाय आपकी उंगलियां इसकी डंडी पर ही रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है भाई कि हम जिसे टेस्ट समझते हैं वो असल में 80 से 90% हमारी स्मेल होती है। विश्वास नहीं हो रहा तो सोचिए, जब पिछली बार आपको जुकाम हुआ था या नाक बंद थी तो आपको अपना खाना कितना नीरस और बेस्वाद लग रहा था। इसलिए फैंसी और महंगी वाइन के स्वाद को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए ग्लासेस की स्टेम को लंबा रखा गया है ताकि आपके हाथ आपकी नाक से बहुत दूर रहें। इससे आपकी उंगलियां वाइन के स्मेल के साथ मिक्स नहीं होती। हालांकि आपकी वाइन अपनी पिज्जा के साथ बड़े कैजुअल ढंग से अंदर उतारते हुए देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ने वाला है। टॉयलेट ट्रेनिंग। भाई वो सारी शराब गटक लेने के बाद अब तो आपको कमोड रूपी सिंहासन की तरफ भागना पड़ेगा। वैसे एक बात तो तय है कि खड़े होकर फटाफट अपनी जिप खोलकर हल्का होने का सुकून सिर्फ तभी ले सकते हैं जब आप मर्द हैं। लेकिन भाई ये तरीका सबसे अच्छा तरीका नहीं होता पी करने का। इनफैक्ट खड़े होने के बजाय बैठ कर करने से मर्दों को अपना पूरा ब्लैडर खाली करने में ज्यादा आसानी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने एब्डोमेन की मसल से पुश करके एक एक बूंद को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे आपको बाथरूम भी कम जाना पड़ेगा। इससे आपको सही निशाना लगाने वाली पुरानी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा और आपकी गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाएगी। लेकिन आपको केवल नंबर 1 के लिए ही नहीं बल्कि नंबर 2 के लिए भी अपनी पोजीशन को चेंज करना होगा। सीट पर सीधे बैठने का रिवाज प्राचीन मिस्र के जमाने से चला आ रहा है, जिसको 5000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह बैठने में समस्या ये है कि ये आपके निचले बोवल को मोड़ देता है, जो प्यूबरेक्टस की कॉन्टिनेंस प्रेजर्वेंस मसल के कारण होता है। ये आपको अपने कोलन से मेल को बाहर निकालते समय अधिक जोर लगाने के लिए मजबूर करता है, जिससे बवासीर और पेट की बीमारी जैसी दर्दनाक स्थितियों के डेवलप होने का खतरा होता है। तो भाई फिर आप खुद को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे हल्के हो सकते हैं? इसका जवाब एक सिंपल स्क्वाट में मिल सकता है। अपने घुटनों को अपनी चेस्ट तक उठाकर और अपनी बॉडी से लगभग 35 डिग्री का एंगल बनाने से प्यूबोरेक्टस मसल रिलैक्स हो जाती है और कोलन सीधा हो जाता है, जिससे आपकी पॉटी निकलने का रास्ता सीधा हो जाता है। ये पोजीशन आपके पिछवाड़े के मामले को आसान कर देती है। लेकिन भाई कुछ लोग तो टॉयलेट सीट के ऊपर चढ़कर उस बाउल पर गहरी स्क्वाट लगा लेते हैं। दुनिया भर के इन मजेदार लेकिन चिंताजनक टॉयलेट वार्निंग साइंस को देखकर ऐसा ही लगता है। फोन चार्जिंग चैलेंज। टॉयलेट से लौटते हुए आपको अपने फोन की बैटरी लो होने की जानी पहचानी सी वार्निंग सुनाई देती है। आपने तो कुछ ही घंटे पहले से चार्ज किया था यार। अब ये तो सब जानते हैं कि स्मार्टफोन की बैटरी की चार्ज लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन यार गलती हमारी भी है। इसे चार्ज करने के तरीके में बैटरी कंपनी केडेक्स के जीनियस लोगों के अनुसार आपके फोन में मौजूद लिथियम आयन बैटरी स्ट्रेस पर डिपेंड करती है और इंसानों की तरह लंबे समय तक स्ट्रेस देने से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। जब आपका फोन पूरा डिस्चार्ज होने करीब होता है तो ये एक निरंतर करंट खींचता है और कम वोल्टेज पर ऑपरेट करता है। कम वोल्टेज बैटरी की लाइफ के लिए असल में अच्छा होता है, क्योंकि वो इसे कम तनाव की स्थिति में रखता है, जिससे आखिर में बैटरी ज्यादा बार चार्ज होने तक टिक जाती है। लेकिन जब आपके फोन में पहले से ही पूरी बैटरी चार्ज हो, उसके बाद इसे चार्जिंग पर छोड़ना उल्टा असर करता है। एक बार जब बैटरी 100% हिट हो जाती है तो ये प्लग इन होने पर अपने पावर को 100% पर रखने के लिए ट्रिकल चार्ज करती है। ये हाई वोल्टेज चार्ज बैटरी को हाई स्ट्रेस की स्थिति में रखता है, जो धीरे धीरे उसकी केमिस्ट्री को खराब कर देता है और पूरे सिस्टम को गड़बड़ा कर बार बार रिबूट करता है। इसका मतलब है कि इसे रात भर चार्ज पर छोड़ना या इसे बेमतलब चार्जिंग के लिए छोड़ना एक बुरा आइडिया है। तो आपको असल में इसे कैसे चार्ज करना चाहिए? एक्सपर्ट्स के अनुसार जब आपकी बैटरी 30 से 80% के बीच हो तो आपको छोटे और इरेगुलर टॉपअप का यूज करते रहना चाहिए। हालांकि इन सब तरीकों से आप अपनी बैटरी को एक दिन खत्म होने से बचा तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, इसकी लाइफ थोड़ी सी जरूर बढ़ा सकते हैं। स्लीपिंग सेटबैक। चलो भाई, अब दोस्तों को बाय बाय बोलने का और बिस्तर पकड़ने का टाइम हो गया। हालांकि एक प्लश गद्दे पर कूद जाने से ज्यादा सुकून वाला और कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप गलत पोजीशन में सोते हैं तो दर्द और थकान हो सकती है। हालांकि पेट के बल सोना बड़ा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये आपकी कमर के लिए असल में बहुत ही बुरा है। इस तरह मुंह नीचा करके सोने से आपकी रीढ़ पर बहुत प्रेशर आता है, और अगर आप अपने तकिए से सांस लेने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो ठीक है, वरना आपको सर घुमाना पड़ेगा, जिससे रीढ़ और सर ट्विस्ट होने से इनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और गर्दन में दर्द आ जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी उल्टा ही सोना है तो भाई अपने हिप्स के नीचे एक तकिया फंसा लिया करो, जिससे आपकी पीठ का नेचुरल कर्व बना रहे और प्रेशर निकल जाए। आपको अपने बेड को आरामदायक तकियों से भरने का बहाना मिल जाएगा, है ना यार। लेकिन मैं ये बात सिर्फ पेट पर सोने वालों को नहीं समझा रहा, मैं आपको भी देख रहा हूँ, करवट लेने वालों। आपको लगता होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम किस करवट सोते हैं, लेकिन आपके ऑर्गन्स को फर्क पड़ता है भाई।
ऐसा है कि आपके स्टमक की नेचुरल पोजीशन आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड में है, इसलिए अगर आप राइट साइड पलट कर सोते हैं तो आपका खाना ग्रेविटी के अगेंस्ट डाइजेस्ट होगा। इससे इसको पचाने में रुकावट आएगी और आपको आधी रात को तकलीफ होगी। तो इसे ध्यान में रखते हुए आपको लेफ्ट साइड करवट ले लेना चाहिए ताकि आप सुकून से सो सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी पसंदीदा पोजीशन क्या है, तो भाई ये तो आपकी मम्मी बता सकती हैं। हम सब आइसक्रीम के आशिक हैं। रात कितनी हो गई हो, लेकिन एक मस्त में कटकने के लिए कभी भी लेट नहीं होता। अचानक आपको याद आता है कि फ्रीजर में एक बॉक्स आइसक्रीम भरकर रखी हुई है। अरे मजा आ गया। आपने जब कल इसे स्टोर से खरीदा था तो ये नरम और डिलीशियस थी, लेकिन अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और फ्रीजर से बाहर निकलकर ये पत्थर हो गई। बदकिस्मती से ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब आइसक्रीम की एयर टाइट सील खुल जाती है तो आसपास की हवा फ्रीज होकर इस पर बर्फ के क्रिस्टल के रूप में जम जाती है और ये फ्रीजर में जितनी ज्यादा हवा से एक्सपोज होती है उतनी ही हार्ड हो जाती है। हालांकि अधिकतर लोग मीठा खाने के लिए इतने उतावले होते हैं कि जंगलियों की तरह इसे छेनी से भी खोद सकते हैं। लेकिन भाई इसका एक सॉल्यूशन मौजूद है। आप इसका ढक्कन लगाने से पहले बस इस पर वैक्स पेपर या प्लास्टिक बिछा दीजिए या फिर पूरे बक्से को ही एयर टाइट प्लास्टिक बैग में पैक कर दीजिए। ये हवा को बाहर ही रखेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आइसक्रीम हमेशा सॉफ्ट रहेगी और आपका जब भी मन करे आप इसमें से स्कूप निकाल सकते हैं। यार अब तो लग रहा है कि मैं शुरू से ही हर चीज गलत करता आया हूँ। ये मेरी लाइफ स्टोरी है, लेकिन आपको इनमें से कौन सी रोजमर्रा की चीज देखकर पता चला कि आप इसे हमेशा से गलत करते आए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।